और ज्यादा पैसे कैसे कमाया जा सकता है। उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल प्रॉब्लम पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे एसेट और लायबिलिटी के फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की प्रॉब्लम सुलझती है। समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है। वो कहता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो सबसे पहले तो उस गड्ढे को और खोदना बंद कर दो। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। वे सवाल पूछने के बजाय कॉपी करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते जाते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के थॉट कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा एग्जेम्पशन मिलेगी। सेफ जॉब खोजो, गलतियां मत करो, रिस्क मत उठाओ, वगैरह वगैरह। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे गेम में, रिलेशनशिप में, करियर में, पैसों का डर, समाज से कट जाने का डर, और इन्हीं कारणों से लोग लीक पर चलते रहते हैं और समाज की एक्सेप्टेड बिलीफ या पॉपुलर ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक असेट है, कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सेफ हैं। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की कॉपी करने के कारण पैसे की बहुत सी प्रॉब्लम पैदा होती है। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तो हमें स्कूल में प्रॉब्लम आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम सिर्फ अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी, हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता, इन शब्दों से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल के बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की एजुकेशन तो नहीं थी, पर उनके पास पैसे की नॉलेज थी और इसी कारण वे सक्सेसफुल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे कि एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को जॉब पर रख सकता है। इसीलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का फायदा मिला।
पर इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सोशल बिलीफ के साथ नहीं चल पाए जो हमारे टीचर हमें सिखाते थे, और इस वजह से कई प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। जब कोई टीचर कहता था कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भवें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पेटे ढर्रे पर चलने को कहा जाता था और रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता था, तो हमें यह लगता था कि स्कूल की एजुकेशन दरअसल क्रिएटिविटी का गला घोंट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहां अच्छे एम्प्लॉय तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो असल जिंदगी में कितना काम आएगा, या हमें पैसों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर जवाब मिलता था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते जाते थे, अपने टीचर्स और साथ पढ़ने वाले बच्चों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, पर हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर बहस होने लगी थी। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरी मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह की बातें सुनता था। मेरे डैडी टीचर्स से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है। अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना फर्क था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक असेट था, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से यह एक लायबिलिटी थी। घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दूसरे खर्च भी बढ़ जाते हैं, यानी अदर एक्सपेंसेस। एक ज्यादा बड़े घर का मतलब था और ज्यादा खर्चा। इसका मतलब था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता था। आज भी लोग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर एसेट क्यों नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है, और इसीलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस पॉपुलर बिलीफ को देखने का एक और नजरिया दिखाना चाहता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो हम जानते हैं कि यह एक एसेट नहीं होगा, बल्कि एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो ये रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक इमोशनल चीज होती है, और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती हैं। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि पैसा हर फैसले को इमोशनल बना देता है। जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह से मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और हर बार पहले मकान के लिए जो वो कर्ज लेते हैं, उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। 2. हालांकि लोगों को होम लोन की पेमेंट पर इंटरेस्ट के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वे अपने अदर एक्सपेंसेस के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपए का इस्तेमाल लायबिलिटीज लेने में ही करते हैं, अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। 3. प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स हर महीने 10,000 रुपए तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे, और इस बढ़ोतरी से उनके रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। 4. घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने लिए घर कर्ज पर लिया था। उन्हें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। 5. सबसे बड़े नुकसान अपॉर्चुनिटी गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आप अपने लिए कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी शुरुआत में ही अपने लिए एसेट बनाने लग जाएं, तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे।
इस दौरान उनका एसेट भी बढ़ जाएगा और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च को चुकाने के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। इन शॉर्ट बोले तो अपना घर खरीदने का फैसला बहुत महंगा पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। एक, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई होती है। 2, एक्स्ट्रा कैपिटल की बर्बादी, जिसे दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। 3, एजुकेशन की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके एसेट में उनका घर, सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आमतौर पर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सेफ खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रैट रेस में फंसे इंसान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उनके खर्च हमेशा उनकी इनकम से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनकी लायबिलिटी जैसे होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी जेब से हर महीने इतना पैसा निकाल लेते थे जितना कि उनके एसेट उनके लिए कभी भी नहीं कमा पाते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उन्होंने अपनी लायबिलिटीज को कम से कम रखा था। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। एसेट वाले कॉलम की इनकम इतनी ज्यादा होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा भी बच जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से एसेट वाले कॉलम में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली इनकम भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि एग्जैक्टली अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं। मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी बेसिक इनकम सैलरी से होती है और जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही इनकम बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसे चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस कहा गया है। ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनका बड़ा एसेट है और इसीलिए वे इनकम दिलाने वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते। मिडिल क्लास को पैसे की तंगी क्यों होती है? आज की कर्जदार सोसाइटी यानी कि क्रेडिट सोसाइटी 2 बातें मानती है। पहली ये कि खुद का घर एक इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरी ये कि सैलरी बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी जॉब में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी लाइफस्टाइल कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में यानी कि 1990 के डिकेड में जॉब में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मिडिल क्लास पैसे के मामले में कितना इनसिक्योर है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 401 के प्लान आ गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 2004 के बाद से पेंशन देना बंद कर दिया गया। सिर्फ डिफेंस सर्विसेज में पेंशन हैं और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दी गई और इसे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मिडिल क्लास में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मिडिल क्लास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि वे सेफ होने के सिंबल हैं। म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी जॉब में, टैक्स और होम लोन चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने में बहुत ज्यादा बिजी हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वे इन्वेस्ट करने की स्किल सीख सकें। इसीलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही क्योंकि म्यूचुअल फंड कई तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सेफ है क्योंकि ये कई टुकड़ों में बंट गया है, या अंग्रेजी में बोले तो डाइवर्सिफाइड हो गया है।
पढ़े लिखे मिडिल क्लास का ये ग्रुप म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाइड प्रिंसिपल्स को सही मानता है। सेफ रहो, रिस्क से बचे रहो। असली ट्रेजेडी तो यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण एवरेज मिडिल क्लास लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ खेलने का असली कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता, उनके पास कोई एसेट नहीं होता जहां से इनकम आनी चाहिए, जबकि उनके पास बहुत सी लायबिलिटीज होती हैं और हर सैलरी के साथ वो और लायबिलिटीज भी लेते रहते हैं। आमतौर पर उनकी इनकम का इकलौता साधन उनकी सैलरी होती है। एक तरह से उनका जीवन पूरी तरह से उनके बॉस पर डिपेंडेंट होता है। और जब सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है, जैसे कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी जो बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रही हो, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं।